नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको भौतिक भूगोल जो कि बीए पाठ प्रथम में है उसके जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, हमने होम्स के संवहन तरंग सिद्धांत की चर्चा की और उसी को आगे बढ़ाते हुए जोली महोदय ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1925 में किया। इसे रेडियो एक्टिव सिद्धांत या तापीय चक्र सिद्धांत तथा पृथ्वी के धरातल का इतिहास आदि नामों से जाना जाता है। जोली महोदय ने अपने रेडियो एक्टिव सिद्धांत को 1925 में प्रतिपादित किया। इनके सिद्धांत को रेडियो एक्टिव सिद्धांत, तापीय चक्र सिद्धांत, पृथ्वी के धरातल का इतिहास आदि नामों से जाना जाता है। जोली ने पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया। सबसे पहले महाद्वीप भाग हल्के पदार्थ सियाल से बने हैं जिनका घनत्व 2.67 है और महासागरीय तली का निर्माण बाहरी पदार्थों से सीमा से हुआ है जिसका घनत्व 3 है। इस तरह क्रस्ट सियाल तथा अधः स्तर सबस्ट्रेटम सीमा का बना हुआ है। सियाल का विस्तार महासागरों की तली के नीचे प्राय नहीं पाया जाता है। देखिए, जोली महोदय ने सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग की चर्चा की कि ऊपर का भाग सियाल और नीचे सीमा। सियाल जो है वो 2.67 घनत्व है और सीमा का 3 घनत्व है। सियाल महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है और सीमा महासागरों के नीचे पाई जाती है। पृथ्वी की चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं जिनके विघटन तथा वियोजन से ऊष्मा नियमित रूप से निकलती रहती है। इन पदार्थों का वितरण समान नहीं है। महाद्वीपीय भागों में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं तथा महासागर की तली के नीचे अधः स्तर में इनकी कमी पाई जाती है। देखिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ हमारे धरातल के नीचे पाए जाते हैं और महाद्वीपों के नीचे ये ज़्यादा सक्रिय हैं और महासागरों के नीचे कम सक्रिय है। महाद्वीपों के ऊपरी भाग सियाल से विकिरण द्वारा तापहास होता है तथा अतः रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्पन्न ऊष्मा के होते हुए भी उसका संचय नहीं हो पाता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो सियाल है वहाँ से रेडियो सक्रिय पदार्थों का ऊपर की ओर बहाव होता है और इससे ऊष्मा तो उत्पन्न होती है लेकिन इनका संचय नहीं हो पाता है क्योंकि विकिरण द्वारा ऊष्मा ऊपर की ओर निकलती रहती है और इसका संचय नहीं हो पाता है। सियाल परत के निचले भाग में तापमान 1050 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सीमा अधः स्तर में सियाल की ऊष्मा का चालन नहीं हो पाता। इसी आधार पर अधः स्तर सीमा के ऊपरी भाग का तापमान भी 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। महासागरों की तली के नीचे स्थित सीमा के ऊपरी भाग में ऊष्मा का परिचालन द्वारा जलाचलीय सागरीय जल में ह्रास हो जाता है परंतु सीमा में गहराई पर जाने पर ऊष्मा का संचय होता है जिस कारण ताप प्रवणता बढ़ती जाती है। इस भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के कारण तापमान इतना अधिक हो जाता है कि अधः स्तर सीमा की बेसाल्ट अपने गलनांक मेलिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। सीमा की निचली परत से ऊपरी भाग में ताप का चालन नहीं होता है। बेसाल्ट का गलनांक 1155 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है जबकि अधः स्तर के ऊपर बेसाल्ट का वास्तविक तापमान 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह तापमान जब बढ़कर 1150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो बेसाल्ट अपने गलनांक पर आ जाएगी परंतु वह अब भी ठोस अवस्था में रहेगी। अब यदि गलन की गुप्त ऊष्मा प्रदान की जाए तो अधः स्तर पिघल जाएगा। जोली ने गणितीय परिकलन के आधार पर बताया कि उपर्युक्त ऊष्मा की प्राप्ति तथा संचयन के लिए 3.3 से 5.6 करोड़ वर्ष का समय आवश्यक होता है। इस अवधि में जब अधः स्तर पिघल जाता है तो पृथ्वी की संरचना में निम्न अवस्थाएं हो जाती हैं। सागर अतिक्रमण काल। सबसे पहले क्या होगा कि सर्वप्रथम अधः स्तर के पिघलने से सीमा में विस्तार होने से ग्लोब की व्याप्ति में वृद्धि विस्तार होता है। महाद्वीपीय खंड पृथ्वी के केंद्र के ऊपर उठ जाते हैं। पिघलने के कारण सीमा का घनत्व कम हो जाता है जिस कारण सियाल के हल्के भाग उसमें डूबने लगते हैं। महाद्वीपीय खंडों के सीमा में
डूबने के कारण महासागरीय जल का महाद्वीपीय किनारों पर अतिक्रमण होने लगता है। इससे जलमग्न महाद्वीपीय भाग पर तलछटीय निक्षेप होने लगता है। इस तरह भूसन्निधि का निर्माण होता है। महासागरीय तली में तनाव की स्थिति पैदा हो जाने से फटन और दरारों का निर्माण हो जाता है, जिससे सागरीय द्वीपों का निर्माण होता है। सागरीय निवर्तन काल। अधः स्तर के पिघल जाने पर महाद्वीपीय भाग उस पर तैरने लगता है तथा ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों में पश्चिम दिशा में प्रवाह होने लगता है। परिणाम स्वरूप अधः स्तर का ताप घटने लगता है, जिस कारण अधः स्तर जो कि पहले तरल हो गया था अब पुनः ठोस होने लगता है। इस क्रिया के कारण उसका घनत्व तो बढ़कर पहले जैसा हो जाता है। ग्लोब की परिधि तथा व्यास में जो पहले वृद्धि हो गई थी अब कमी होने लगती है, जिस कारण महाद्वीपीय भाग पुनः पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंच जाते हैं। महाद्वीपीय अब ऊपर उठने लगते हैं, जिस कारण तरलावस्था के समय महाद्वीपीय भाग पर व्याप्त सागर का निवर्तन होने लगता है। सागरीय तली में सर्वाधिक संकुचन होता है। इस तरह दो सिकुड़ते हुए महासागरीय पेटे तली के बीच महाद्वीपीय भाग के किनारों पर दोनों ओर से दबाव पड़ते हैं, जिस कारण उस पर निक्षेपित तलछट में वलन पड़ जाने से पर्वत का निर्माण होता है। अधः स्तर के ठोस होते समय ऊर्ध्वाकार गति होती है, जिस कारण पर्वत ऊपर उठ जाता है। अब इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। जोली के सिद्धांत के विषय में बताया जाता है कि उनका विचार एक सुविस्तृत स्थलाकृति की कहानी है, न कि एक सिद्धांत। इस सिद्धांत में निम्न दोष पाए जाते हैं। नंबर 1, यह सिद्धांत रेडियो सक्रिय पदार्थों के ऐसे तथ्यों पर आधारित है जिनके विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। नंबर 2, इस सिद्धांत के आधार पर दो पर्वत निर्माण कालों के मध्य समान अवधि होनी चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। नंबर 3, महाद्वीपों के दोनों किनारों पर पर्वत होने चाहिए, परंतु ऐसा सर्वत्र नहीं पाया जाता। नंबर 4, यह सिद्धांत भूसन्निधि के विषय में भ्रामक विवरण उपस्थित करता है। नंबर 5, गणितीय नियमों के आधार पर जेफ्रीज ने बताया कि अधः स्तर एक बार पिघलकर पुनः ठोस नहीं हो सकता है। पर्वत निर्माण के सिद्धांत में ये मान्य नहीं है। इस प्रकार से जोली महोदय ने अपने रेडियो एक्टिव सिद्धांत के द्वारा पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू।